नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अभी जो कल इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी हत्या को लेके। आज उनका फ्यूनरल था तेहरान के अंदर, इसमें लाखों लोगों ने शरीक हुए। उसके अलावा ये भी है, उसी से जुड़ी हुई खबरों पे बात करें। बेसिक जो इसका हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि क्या इम्पैक्ट है। ईरान ने कहा है कि वो इजराइल पे अटैक करेगा, किस किस्म का अटैक होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इन चीजों पे हम बात करेंगे। और अगर अटैक होता है तो इजराइल का क्या रिस्पांस होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी अमेरिका, यूरोप किस तरह से उसको देखेंगे या उसको वो करेंगे। पहली बात तो ये कि ये देखना है कि किस तरीके का अटैक होता है, नेचर ऑफ अटैक क्या होता है। क्या ईरान डायरेक्टली अपने मिसाइल या ड्रोन्स के माध्यम से सीधा उनके किसी मिलिट्री टारगेट को हिट करेगा। ईरान की पॉलिसी, अशिया मलेशिया पॉलिसी जो है वो सिविलियन एरियाज पे हिट नहीं करते, वो ज्यादातर मिलिट्री टारगेट्स को हिट करते हैं। उनका मानना यह है कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, लेकिन जब ऑल आउट वार होती है तो हर जगह अटैक होता है। अब ये देखना है कि अटैक होता है तो किस तरह का होता है। दूसरी तरफ ये कि क्या अकेले ईरान अटैक करेगा, इसलिए कि उससे एक दिन पहले यानी परसों के दिन लेबनान में बेरूत के सबब में एक हिजबुल्लाह के बड़े सीनियर मोस्ट कमांडर की हत्या हुई, शुक्र की। तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि वो भी इसका बदला लेगा। तो अब देखना ये कि क्या ये हिजबुल्लाह और ये मिलके करेंगे। हमस ने कहा है कि वो भी बदला लेगा क्योंकि उसके लीडर की हत्या हुई है। ये बात यहिया सिनवार जो है हमस के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं, क्योंकि ये फील्ड कमांडर हैं, गाजा में बेस्ड हैं और यही 8 महीने से इन्हीं की फोर्सेस वहां पे लड़ रही हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हानिया पॉलिटिकल लीडर थे, इनका काम निगोशिएशंस था दूसरे मुल्कों से, सीज फायर अग्रीमेंट करना, मगर टर्म्स कंडीशन जो कुछ भी होती थी वो यहिया सिनवार जो गाजा बेस्ड लीडर हैं उनकी तरफ होती थी। वही जो कुछ चाहते थे, अल्टीमेट उन्हीं का चल रहा था। ये हानिया जो थे एक फिगर थे, इनकी पॉपुलर सपोर्ट बहुत थी, अरबों से डीलिंग, ईरान से डीलिंग, रशिया, चाइना, इन लोगों से तमाम से उन बड़े लीडर बन गए थे और निगोशिएटर अच्छे थे। उनकी कमी काफी महसूस की जाएगी मूवमेंट में, लेकिन इन सब मूवमेंट में ये होता है कि कोई ना कोई पहले से तैयार रहता है, वो उसको रिप्लेस कर देता है। इसलिए कि हमने देखा है उनके मरने पे, मुगनी के मरने पे, जो कि इतना बड़ा लीडर था हिजबुल्लाह का, उसकी कमी फौरन पूरी हो गई कुछ ही समय के अंदर। और भी उनके दो बहुत बड़े लीडर्स की हत्याएं हुई। इसी तरह हमस में भी बहुतों की हुई, लेकिन अब ये देखना है कि किस प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं। क्या 5 तरफ से 4 तरफ से सब एक साथ इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे, या ईरान अकेले करेगा, बाद में ये लोग करेंगे, ये पता नहीं है। अभी कुछ समय लगेगा इसके मालूम होने में। लेकिन ये तय बात है कि जब ईरान ने कहा है तो वो अटैक जरूर करेगा। मैं समझता हूँ उसकी पूरी तैयारी चल रही होगी। इसलिए ईरान की काफी शर्मिंदगी ईरान को उठानी पड़ी इनकी हत्या से, क्योंकि वे उनके ऑनर्ड गेस्ट थे, ऐसे मौके पे आए थे, वहां पे हत्या। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इन ओकेजन्स पे ये जो गेस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करते, एनिमी भी नहीं करता। ये सॉवरेन कंट्री है ईरान, ईरान के ऊपर इस तरीके से। दूसरी बात ये कि ईरान के पास सैंक्शंस के चलते हुए उनका जो पूरा सेटअप है इंटेलिजेंस, वो वीक नजर आता है। इसी के यही नहीं बल्कि और भी उनके ईरान के भी कई एक साइंटिस्टों की भी हत्या इसराइल ने की। इसराइल कभी ओन नहीं करता ना डिसोन करता है अपनी हत्याओं को, लेकिन ये उनके मीडिया लिखते हैं कि इसराइल का हाथ है, तो इस तरीके से पता चल जाता है। और ये भी है कि दूसरी तरफ ये भी है कि क्या ये वार
इजराइल का रिस्पॉन्स कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसलिए कि इजराइल और खासतौर से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है, उनका मानना ये है कि वो एक तो जंग जीत नहीं पा रहे हैं हमास से 8 महीने से, तो एक ही तरीका है कि जंग को फैला दो, युद्ध को, जो हमने पहले भी आप लोगों से बात की है इस मसले पे। फैलती है जंग तो फिर अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको इंटरवीन करना पड़ेगा इसराइल को प्रोटेक्ट करने में, एनिमी को। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट एक है, इंटरट्विन्ड है। ये जितने भी ईरान हो या हिजबुल्ला, हमास, हूती, इराकी मलेशिया, सीरियन मलेशिया, ये सब जितने भी हैं, ये सब अमेरिकन इजरायली पॉलिसी के खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते कि अमेरिका को बड़ा रोल इस पूरे क्षेत्र में करे, खासतौर से सिक्योरिटी उसको लेके। और और ये इसराइल के जो जो पॉलिसी है, ये फिलिस्तीन के फेवर में है। ये चाहते हैं फिलिस्तीन का गठन होना चाहिए। ये तो यहाँ तक इनका इसराइल को मान्यता भी नहीं देते ये सारे ग्रुप और ईरान सब। तो अमेरिका का इंटरेस्ट खतरे में है इन ग्रुप्स की वजह से। इस कारणवश इनके एक ही इंटरेस्ट हो गया, इसराइल अमेरिका के लिए लड़ रहा है, इसलिए अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड एलाई है उस क्षेत्र में, और अमेरिका चाहता है उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी भी बनी रहे, जो कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में चैलेंज कर रखी है। ये सबसे बड़ा सितम हुआ है इसराइल के लिए। तो अब ईरान इसराइल के पास बहुत ताकत है, उसके पास एयर पावर है, सब कुछ है। लेकिन देखिए, ये सारी चीजें अमेरिका के पास भी थी जब वो अफगानिस्तान में 22 साल तक उनको लड़ना पड़ा, और बाद में जिनसे लड़ रहे थे उन्हीं को सत्ता सौंप कर आना पड़ा। महज टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम से जंग नहीं जीती जा सकती, साहस की भी जरूरत है। लोगों की कमी है इसराइल में, आर्मी में भी कमी है। और दूसरी बात यह कि अमेरिकन आर्मी और इजरायली आर्मी ये मरने के लिए इसके सोल्जर नहीं बने, इनके शहादत का कंसेप्ट नहीं है। तो ये होता है कि आप वेपन का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी से हराओ। अच्छा, ताकत होने के बाद भी वियतनाम में नहीं जीत पाए, कंबोडिया, लाओस भी खाली करना पड़ा, अफगानिस्तान में भी इनकी हुई, इराक में ये प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए, इतने सैंक्शन लगाने के बाद ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर पाए, सीरिया में रिजीम नहीं बदल पाए, लीबिया में इन्हीं ने रिजीम तो बदल दी मगर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे हैं। और अफ्रीका के बहुत से देश हैं जहाँ पे भी यही मसला है, फ्रेंच के साथ या अमेरिकन के साथ ये भी। तो ये एक है। लेकिन ये इतनी ताकत ईरान की है, इसराइल की है, कि ईरान के बहुत से ठिकानों को वो ध्वस्त कर सकता है एयर पावर के माध्यम से। उसी तभी ईरान की जो जंग होगी, मुझे लगता है कि वो चौतरफा होगी, सब लोग लड़ेंगे, इनके भी अस्तित्व का सवाल है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो ईरान जो है वो कोई इसराइल के पास सीधा नहीं पहुंच पाएगा। कोशिश जरूर होगी, लेकिन ये है कि उसके एलाइज हिजबुल्ला बहुत करीब है, नॉर्दर्न इसराइल और गैलीली में तो काफी डैमेज कर सकते हैं। इसराइल ईरान भी कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को चैलेंज कर सकता है और हिजबुल्ला भी कर सकता है। अमेरिका का मानना यह है कि अगर चौतरफा अटैक होगा तो इसराइल की जो जो उनका डिफेंस मिसाइल सिस्टम आयरन डोम जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद उस पर अटैक। जैसे कि हिजबुल्ला ने उसको ये दिखा दिया दुनिया को कि इसको टारगेट किया जा सकता है, और ध्वस्त उसने करके दिखा दिया। दूसरी तरफ ये है कि एक और खतरा है कि जंग पूरे क्षेत्र में भी फैल सकती है, इसलिए कि यही शनिवार जो हमास का स्टेटमेंट आया है उनका कि पूरे क्षेत्र में होगी, और इसराइल भी कहता है कि क्षेत्र में होगी, ऑल आउट वार होगी। उसका क्षेत्र नहीं कहता बल्कि वो ईरान, जब वो कहता है तो ईरान से उसका मतलब। सिनेरियो बहुत गर्म सख्त वो है, नजर आता है वॉर का। बहुत लड़ाई होगी और ये कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है अगर इसराइल ने ईरान के अटैक के बाद मैसिव रिटेलिएशन किया। और ये भी सही है, ईरान ये भी कहता है कि जिस क्षेत्र से या जिस मुल्क से हमारे ऊपर अटैक होगा हम उस पर भी टारगेट करें। और ईरान बार बार ये भी कह रहा है कि अमेरिकन इजरायली फोर्सेस का वहाँ जो सेना है वहाँ उसका कोई रोल नहीं है, बल्कि
रीजन के जो कंट्रीज हैं उनको चाहिए कि वो सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करें। बातें बहुत बड़ी-बड़ी हैं सब तरफ से, और से पहले जो तरीका होता है कितना कामयाबी होगी ईरान को मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा, और कितनी इज़राइल को होगी, वो भी आने वाले समय में। लेकिन ये है कि छोटी-सी बात पे मामला बिगड़ सकता है और पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, उसकी ज़्यादा संभावना नज़र आती है। बहुत लोग मरेंगे अगर ऐसा हुआ। अगर इज़राइल ये सोच रहा है कि इस तरह से जंग फैला के उसका मसला हल हो जाएगा, तो नहीं हो सकता उसका, कभी भी नहीं हो पाएगा। इज़राइल की छवि पूरी दुनिया में बिगड़ गई। अभी तक वो इज़राइल को सारे यूरोप, अमेरिका समझता था जनता वहाँ की के पीसफुल नेशन है, चारों तरफ उसके होस्टाइल अरब है पॉपुलेशन जो इज़राइल को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब वो देख रहे हैं इज़राइल जिस तरीके से अरबों को मार रहा है, फिलिस्तीनियों को गाज़ा पट्टी में या वेस्ट बैंक में या जेरूसलम में, और जिस तरीके से उसकी कोशिश है ग्रेटर इज़राइल बनाने की, इसमें हज़ारों बच्चों को हत्याएँ हो चुकी हैं। तकरीबन 20,000 बच्चे मिसिंग भी हैं। पता नहीं कितनी औरतें मिसिंग है। ये मिसिंग वो हैं जो दल मलबे के अंदर हैं, या कुछ को इज़राइली ले गए हैं, कुछ पता नहीं, वक्तों को आके लेके भी गए, जेल में है, कहाँ है पता नहीं। तो ये एक कोई अच्छा, एक चीज और है इस बार में, मैं बार बार कहता हूँ कि एक सिनेरियो, एक ये भी मुश्किल आ सकती है, ईरान जिसके बारे में बहुत बोलता है, वो भले इज़राइल को ना हटा पाए, मगर यह है कि तेल की सप्लाई तो डिस्टर्ब कर सकता है ईरान और हूती रेबल दोनों मिलके, या अकेले अकेले भी कर सकते हैं। और हूती रेबल्स ने एक बार ये दिखा दिया था जब उन्हीं ने अरामको के ऊपर अटैक किया, 50% ऑयल प्रोडक्शन बंद हो गया था। ये सऊदी अरेबिया का उनका रिजर्व इतना था कि उससे क्राइसिस नहीं आई, लेकिन रिजर्व कब तक यूज करें। उन्हीं ने यूएई के भी एक जो ऑयल डिपो था उसको भी निशाना बनाया। ऑयल सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, इकोनॉमी अमेरिका की भी और यूरोप की भी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। यूरोप की इकोनॉमी जो है डिप्रेशन में है। जर्मनी में तो कुछ समय पहले ही वो था, रिसेशन था, बाहर भले आ गए हों लेकिन वीक इकोनॉमी है पूरे यूरोप की। और उनको एक तरफ तो पैलेस्टीनियन इजरायली युद्ध में सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है उन्हें वहां पे रशियन वॉर जो चल रही है यूक्रेन में, उसको भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर उनको देना पड़ता है। ह्यूज एक्सपेंडिचर है इन लोग के दोनों क्षेत्र के कंट्रीज के ऊपर। अब ये है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है, इसमें एक एक्टर और है टर्की, जिसका नाम लिया जाता है। टर्की बार बार बड़े बड़े स्टेटमेंट देता है, मगर ग्रीस के भी खिलाफ उन्हीं ने पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे, लगता था कि बस जब वॉर हो जाएगी। इनका तरीका ये है, ये स्टेटमेंट बड़े बड़े देते हैं फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ये अभी भी बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इनके बड़े घनिष्ठ संबंध इसराइल से भी हैं। टर्की के आज से नहीं है, शुरू से, जब से इसराइल का गठन हुआ है मैं समझता हूँ तब से। और अमेरिका के बड़ा इम्पोर्टेंट एलाई भी है, नेटो के मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो मिलिट्री अलायंस है यूरोप अमेरिका का, उसके ये मेंबर है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट इस बीच में हो रही है, नेटो अपना ऑफिस अब वहां भी खोल रहा है, अपनी प्रेजेंस करने जा रहा है जॉर्डन में। क्या उसके बाद भी ये उसको अपोज करेंगे टर्की के लीडर रजब तैयब अर्दोगान? तो नहीं समझता कि वो नेटो को छोड़ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में तो उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, नेटो की मेंबर छोड़, अरबों को वो एक्सेप्ट नहीं। तो जॉर्डन के लिए भी मुसीबत बढ़ रही है, नेटो का वहां पे एक ऑफिस बनने जा रहा है। यानी प्रेजेंस तो पहले से थी अमेरिकन की और यूरोपियंस की भी रही होता है, वहां पे उनके बेसिस हैं। अब नेटो भी वहां पे यानी यूरोप भी आने जा रहा है। अब ये सारे डेवलपमेंट इतने तेज हो रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। जॉर्डन का इंटरेस्ट, अब ये जनता जो है जॉर्डन की वो तो फिलिस्तीनियों के साथ है, और वहाँ बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी भी रहते हैं, और दूसरे अरब जो है वो भी, जॉर्डेनियन भी पैलेस्टाइन उनका पुराना मित्र देश रहा है, उसके समर्थन।
इजिप्ट की भी जनता जो है वो हमास और फिलिस्तीनियों के साथ है, मगर गवर्नमेंट इन ज्यादातर अरब देशों की अमेरिका और यूरोप के साथ जुड़ी हुई। ये एक अभी तक पहले ये था कि अरब जनता भी अमेरिका को सपोर्ट करती थी, लेकिन ये है कि इराक की वॉर के बाद से गल्फ वॉर के बाद से हालात बदल गए। अब इस समय एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, एंटी इसराइल सेंटिमेंट, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसी बीच में युद्ध हो रहा है, होने की संभावना है, और जिसका ऑल आउट युद्ध अगर होता है तो पूरे क्षेत्र का असर सब जगह पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रही है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो यूक्रेन की वार है वो यूरोप में सीमित रहेगी और ये वार अरब वर्ल्ड में रहेगी, लेकिन क्योंकि अरब वर्ल्ड तेल और गैस का बड़ा भंडार पाए जाते हैं, इसलिए वहां से इसका इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या सचमुच होगा ये आने वाला समय बताएगा। हमको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में आप अपने